हाल ही में चार्ली एब्दो पत्रिका, जो कि फ्रांस की एक पत्रिका है, 2005 में इस्लाम के खिलाफ बोलने के लिए चर्चे में रहा। क्या है मुद्दा, समझते हैं कि ये जो है इस्लाम के खिलाफ जो फोटो छापी थी, इस्लाम का जो प्रोफेट मोहम्मद है उसका जो बनाया था कार्टून, इसमें डेनमार्क ने भी इसका साथ दिया था और इसको ये इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने का कोशिश किया था। 2005 में हुए आतंकी हमले, चार्ली के ऑफिस में इसके कारण आतंकी हमला हुआ था 2005 में, और दुनिया के खिलाफ जाकर इसे धर्म को आतंकवाद से जोड़ने का मौका मिल गया। और ये लोग जो थे ये विरोधी थे, क्योंकि इस्लाम को जो है गलत तरीके से दिखाया गया था इसका पत्रिका में। तो इस्लाम वाले जो खफा थे इसमें मतलब इसका ऑफिस में जाके हमला किया, तो इसको आतंक से जोड़ने का कोशिश किया गया। और समय समय पर यह पत्रिका प्रोफेट मोहम्मद, जो इस्लाम के माने जाते हैं, जो इस्लाम जिस पे फेथ रखता है, का कार्टून वाली तस्वीर जो कि पत्रिका में छापता रहा। 2015 में भी इसका विरोध किया गया इस्लाम देशों ने। कई देश तब भी फ्रांस के पक्ष में आए, और तब भी फ्रांस के पक्ष में बहुत सारे देश आए जो इस्लामिक कंट्री नहीं थे, वो लोग आए। उसी केस में जो पकड़े गए आरोपी थे, जो फ्रांस में चार्ली पत्रिका ऑफिस में जो हमला किया था उसमें जो पकड़े गए थे, उनके खिलाफ याचिका सुनाई गई थी। तो वही उसी का सुनवाई अभी 2020 में चल रहा था। तो इसको मतलब इस घटना को देखते हुए चार्ली ने, जो चार्ली पत्रिका है आई, तो फिर फ्रांस ने ऐसी कार्टून जारी की। प्रोफेट मोहम्मद जो है जिनको इस्लाम मानता है, उसके कार्टून उनके पत्रिका में दिखाया गया। तो दिखाने के बाद जो है पाकिस्तान इसका जमकर विरोध कर रहा है। पाकिस्तान में पूरे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, और ये जो है फ्रांस के खिलाफ कर रहे हैं। और फ्रांस को जो है इसको इसका प्रोडक्ट लेने से बैन कर रहा है। जैसे अभियान चलाया था भारत ने चाइना के खिलाफ, स्टॉप चाइनीज प्रोडक्ट, उसी तरह से ये कर रहे हैं पाकिस्तान वाले फ्रांस के खिलाफ। ठीक है, तो ये तो रहा, ये मुद्दा था पाकिस्तान का। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो इसके पीछे का कारण कहा जाता है कि जो प्रोफेट मोहम्मद है इस्लाम में, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, और प्रोफेट मोहम्मद जो है वहाँ ऐसा माना जाता है कि वो निराकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है और वो सभी जगह विद्यमान है। ऐसा मुस्लिम धर्म में फेथ है, और उनका ये अपना धर्म जो इस तरह से कार्टून में दिखाया जा रहा है उसको बुरा लग रहा है इस्लाम मानने वालों को। तो ये इसके खुलकर विरोध कर रहे हैं, और इस तरह से राजनीतिक मुद्दा बन गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो समझते हैं क्या है। ये तो था देश विदेश का। और राज्यसभा सचिवालय अस्थायी समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया है। राज्यसभा का सचिवालय जो है दोस्तों, सचिवालय सेक्रेटरीट जो है वहाँ राज्यसभा में, उन्हें अस्थायी समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, समझते हैं। 2 साल कर दिया है बढ़ाकर। तो कमिटी, समितियां 2 तरह के होते हैं दोस्तों। एक स्टैंडिंग कमेटी होता है, एक उसी को डिपार्टमेंटल कमेटी बोला जाता है, और एक एडहॉक कमेटी होता है। तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी होता है उसमें क्या है, ये परमानेंट समिति भी कहा जाता है, परमानेंट कमेटी भी कहा जाता है। इनका काम क्या होता है तो अभी आगे बताते हैं। एक्चुअली में ये समिति बहुत सारे मतलब मान के चलिए बहुत सारे सांसद का एक मतलब ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर कार्य को करता है। डिपार्टमेंटल इसको बोला जाता है। पहला जो स्टैंडिंग कमेटी इसको कमेटी है, उसको डिपार्टमेंटल कहा जाता है। डिपार्टमेंटल जो है कमिटीज भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग कमेटी बनता है। जैसे फाइनेंस का कमेटी है जिसको हम लोग जानते हैं पीएसी मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसका जो हेड होता है वो क्या होता है, विपक्ष का एक नेता होता है। वैसे ही एक कमेटी है कोपू, वैसा ही एक कमेटी क्या है, एस्टीमेट कमेटी है, समिति है। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल जो स्टैंडिंग कमेटी है ये क्या है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बनती है कंपनी, और इसका कार्यकाल 1 साल का रहता है। लेकिन अभी 2 साल बढ़ाकर कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है इसका कारण हम लोग जानते हैं। तो जिसमें से 8 राज्य, टोटल जो है 24 कमेटियां होती है दोस्तों। इस तरह के 24 कमेटियां होती है। ठीक है, इसमें स्टैंडिंग कमेटी है, जो अस्थाई समितियां जो होती है उसमें
24 कमेटी होते हैं, तो उसमें से 8 जो है राज्यसभा ऑपरेट करती है, मतलब राज्यसभा द्वारा चलाया जाता है, और बाकी जो है 16 वो लोकसभा द्वारा चलाया जाता है कमेटियाँ, ठीक है। 16 समितियाँ जो है लोकसभा द्वारा आयोजित की जाती है। और ये जो है डिपार्टमेंटल जो कमेटी है, ये जो इसका स्टैंडिंग कमेटी भी कहते हैं, ये क्या है कि इसमें 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से आते हैं और 10 जो है राज्यसभा से आते हैं। और इसको नॉमिनेट किया जाता है, इसका चुनाव नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो है चुनाव भी नहीं होता है, और इस स्टैंडिंग कमेटी में कोई भी मंत्री नहीं होता, मतलब इस कमेटी में कोई मिनिस्टर नहीं होता है। ये मिनिस्टर का मदद करने के लिए ही बनाया जाता है, तो इसमें मिनिस्टर का होना क्या जरूरी है, सही बात है। तो इसमें मिनिस्टर नहीं होते, मंत्री नहीं होते इस कमेटी में, ना ही भाग लेते हैं। और इसके बाद उसका जो है सभी मंत्रालयों के लिए हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। जैसे रेलवे के लिए एक अलग से समिति बना दिया गया है, और जो भी है फाइनेंस के लिए अलग से है। तो ये क्या करता है कि सुझाव देता है किसको, तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, जैसे रेलवे हो गया या फिर कोई भी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट हो गया, सभी को यह समितियां सलाह देती है, उसी के हिसाब से कार्य होता है, ठीक है। तो सूचना मंत्रालय जैसे हो गया, रेल मंत्रालय हो गया, ये सबको कौन, मतलब ये सब का कार्य को कौन सजेस्ट करता है, तो इसको बताने वाला कौन होता है, तो यही समितियां होती है दोस्तों, जो अपना रिपोर्ट सौंपती है और उसी के हिसाब से ये कार्य करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। और इसके अलावा क्या है कि इस अस्थायी सदस्यों में 8 जो है, 8 समिति जो है, जिसका कार्यकाल जो है क्या किया है, टेन्योर, कार्यकाल को टेन्योर कहा जाता है, तो इंग्लिश में तो टेन्योर को बढ़ा दिया गया है, और इसको 1 साल और बढ़ा दिया गया है। कारण बताया है कि राज्यसभा सचिवालय सचिव, सेक्रेटरी, जो जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम वेंकैया नायडू जो है उपराष्ट्रपति, वही सचिव होते हैं यहाँ का। तो इन्होंने कहा है कि कोविड-19 में जो 31 मेंबर हैं वो एक दूसरे से नहीं मिल पाए, जिसके कारण काम अच्छे से नहीं हो पाया, तो इसका जो है 1 साल एक्सटेंड कर देते हैं इस कमेटी का जो कार्यकाल है उसको, ठीक है। और यह जो पूरा लिखा जोखा है वो लोकसभा में भी भेज दिया गया है, लोकसभा अपनी समितियों में भी ऐसा करे इसलिए, ठीक है दोस्त। तो 16 स्टैंडिंग कमेटी जो है वो कहाँ से आते हैं, लोकसभा से, और 8 कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से। टोटल कितने होते हैं, 24 समितियां होते हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों, बोल रहे केंद्र ने किस राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल को 3053 हेक्टेयर बढ़ाने का जो है ये बात कही है। तो किसने कहा है दोस्तों, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में, तो ये असम में बढ़ाने की बात करी गई है। क्या हुआ था, मुद्दा ये हुआ था कि कुछ महीना पहले जो है वहाँ बाढ़ आ गया था, और इसका 80% जो लैंड है, 80% जो जमीन है काजीरंगा नेशनल पार्क का, वो डूब गया था। तो इससे इंस्पायर्ड होके जो है केंद्र सरकार ने कहा है कि इस पार्क को थोड़ा बड़ा किया जाएगा, और मतलब 40,000 हेक्टेयर तो पहले से था, और 30,000 हेक्टेयर बढ़ा दिया जाएगा। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है बताते हैं। ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है दोस्त, इसमें जो है ये असम में पाया जाता है। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए तो फेमस है ही, ठीक है। तो क्या हुआ था ना कि यहाँ पर 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था, टाइगर रिजर्व बना दिया गया था, ठीक है। और ये जो है 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी कंसिडर कर लिया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल हुआ था, 1885 को, ठीक है दोस्तों। ये फैक्ट है जो आपको याद रखना है। और नेशनल पार्क इसको बनाया गया था सबसे पहले 1974 में, काजीरंगा जो उद्यान था उसको नेशनल पार्क बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक सींग वाले गेंडा है, और ये टाइगर रिजर्व भी है, तो टाइगर भी पाया जाता है, नो डाउट। तो एक सींग वाले गेंडे जो है दोस्त, इसको वहाँ का राष्ट्रीय पशु भी बोल दिया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में, तो असम का राष्ट्रीय पशु क्या हो गया, ये यहाँ का एक सींग वाले गेंडे हो गए। और इसके अलावा अगर हम लोग काजीरंगा के अलावा बात करते हैं, तो मानस नामेरी, औरंग, डिब्रू साइकोवा, मानस नामेरी, डिब्रू साइकोवा और औरंग जैसे जो है यहाँ पर और भी मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, ठीक है। तो सर्वानंद सोनेवाला, आसाम, शाम शाम हो जाता है तो सो जाते हैं आदमी, तो असम जो है, असम का मुख्यमंत्री कौन है, सर्वानंद सोनेवाला। और यहाँ पर क्या है, मुख खुला रखकर, तो यहाँ पर जगदीश मुखी जो है यहाँ का राज्यपाल है, ठीक है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या है। हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य में बांग्लादेश से पहली बार अंतर्देशीय शिपिंग कार्गो प्राप्त किया गया, क्या है शिपिंग कार्गो, तो
तो देखो दोस्तों, अंतर्देशीय शिपिंग का करने का मतलब अंतर्देशीय मतलब दो देशों के बीच, इंटरनेशनल, ठीक है। तो इंटरनेशनल शिपिंग कार्गो क्या है दोस्तों, एक जहाज है, समुद्र जहाज जिसमें सामान लाद कर ले जाया जाता है, उसको शिपिंग कार्गो कहते हैं। तो क्या हुआ है मुद्दा समझते हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है दोस्त, वहां पर यह सामान आया है, यह अंतर्देशीय कार्गो प्राप्त हुआ है वहां पर। क्या है, यह बांग्लादेश जो है, वहां से निकलने वाली जो मेघना नदी है, उसका एक सहायक नदी है गुमटी, ठीक है। गोमती नदी हम लोग जानते हैं दोस्त, गोमती नदी, ठीक है। तो उसी तरह से आप याद रख सकते हैं गुमटी नदी। तो गुमटी नदी जो है बांग्लादेश का जो मेघना नदी है उससे निकलता है। और ये कहाँ से निकलता है, डॉक डॉड कांडी, डॉड कांडी बांग्लादेश में जगह है, वहां से निकलता है। और त्रिपुरा का जो है सोनापुरा, एक मिनट, ये त्रिपुरा के सोनपुरा तक जो है यहाँ पर तक जाता है ये नदी, ठीक है दोस्त। और इसके माध्यम से पहली बार कार्गो चलाया गया है, मतलब समुद्री जहाज चलाया गया जो बांग्लादेश से सामान लेकर त्रिपुरा में पहुंचा है। क्या है दोस्तों इसका मामला ये है कि यहाँ पर जैसे है भारत का जो है त्रिपुरा कहाँ पे है, बांग्लादेश का जस्ट, मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर जैसे इंडिया है तो यहाँ चिकन नेग है, चिकन नेग मतलब थोड़ा सा एकदम चिकन, मतलब समझते हैं ना, चिकन नेक जैसा एक रास्ता है जिससे उत्तर भारत को जो है जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिपुरा नीचे में है, तो ये बांग्लादेश को क्रॉस करके जाना पड़ता है, या फिर आप इधर से जाइए तो यहाँ डिस्टेंस दूर पड़ जाता है दोस्तों। तो यहाँ डायरेक्ट बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए अगर एक नदी जा रहा है और वहाँ से ये शिपयार्ड चलाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि दूरी कम हो जाएगा, टाइम बचेगा। तो ये नदी का यूज किया गया है, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ है, तो इसको लिए याद रखिएगा, एग्जाम में ये आता है जो पहली बार होता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे गंगा नदी जो गंगोत्री से निकलता है और ब्रह्मपुत्रा नदी जो ये चाइना से आता है, जो अरुणाचल प्रदेश में आके घुसता है और असम में आके सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है। तो ये असम में ब्रह्मपुत्रा नदी आके जमुना बनता है, बांग्लादेश में आके जमुना बनता है, और गंगा नदी यहाँ पर आके पद्मा बनता है। तो पद्मा और जमुना मिलकर मेघना नदी से मिलता है बांग्लादेश में, और ये फाइनली बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। तो मेघना नदी जो यहाँ पर मिलता है पद्मा और जमुना से, वही मेघना नदी से ये नदी निकल रहा है, कौन, गुमटी नदी, ठीक है दोस्त। तो मुख्य रूप से आपको समझ में आया होगा, ये थोड़ा बहुत आप मैप में देख सकते हैं। ये 93 किलोमीटर जो है दोस्त, इसका क्या है, ये लंबाई है 93 किलोमीटर, मतलब 93 किलोमीटर ये चलाया गया है ये कार्गो, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें हम लोग दोस्तों तो थोड़ा सा देखते हैं हाल ही में भारत में किस हथियार के निर्माण, हाल ही में भारत ने किस हथियार के निर्माण के लिए रूस के साथ समझौता किया। रूस के साथ कौन सा हथियार के लिए समझौता किया, तो दोस्त 7,70,000 राइफल मंगा रहा है दोस्त, AK-47, ठीक है। AK-47 जवानों को जरूरत होता है, तो AK-47 जो मंगा रहा है दोस्त, ये रसिया से मंगा रहा है। तो 7,70,000 मंगाना, समझ रहे, एक राइफल का जो दाम है दोस्त वो करीबन तो देखो दोस्तों क्या बता रहे थे कि राइफल का जैसे दाम है दोस्त, एक का जो है $1100 USD डॉलर है, मतलब 1100 को 70 से अगर गुना करेंगे तो लगभग 77,000 जो है ये लगभग राइफल का एक दाम है। तो समझ सकते हैं दोस्त कि 7,70,000 मंगाना बहुत ही बड़ा अमाउंट चाहिए। तो उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया दोस्तों कि मेक इन इंडिया के तहत हम लोग खुद से राइफल बनाएगा, भारत में ही राइफल बनाएंगे रसिया की कंपनी का हेल्प लेकर। तो इसके लिए दोस्तों क्या है कि 1 लाख राइफल जो है ऑर्डर दे दिया गया, 1 लाख राइफल तो मंगाएंगे, और 70,000 में से मतलब जो 6,70,000 है वो मेक इन इंडिया के तहत ये कंपनी बनाएगी। IRPL मतलब इंडियन रसियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक जॉइंट वेंचर है, बहुत सारे कंपनियों का एक समूह है, मतलब मिल के कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि दोस्तों दोनों कंपनियां जो हैं, इसमें कौन कौन सा कंपनियां हैं तो देखिए दोस्तों। तो दोस्त इसके लिए क्या है कि ये बता रहे थे कि ये कंपनी जो है, ये कंपनी जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का नाम सुने होंगे आप लोग, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का वैकेंसी आता है, तो वो कंपनी जो है उसका 50% शेयर इसमें लग रहा है। और इसके अलावा जो है कालस
कालस निकोल कंपनी है उसका 42% लग रहा है, और एक जो है रसिया का कंपनी है रॉसबॉर्न, तो ये कंपनी का 7% शेयर लग रहा है। ये सब मिलकर ये मतलब इंडिया में बनाएगा ये राइफ़ल। ठीक है दोस्तों, डिफेंस कॉरिडोर जो है ये 2 जगह है भारत में डिफेंस कॉरिडोर। डिफेंस कॉरिडोर का मतलब कि वहाँ डिफेंस का सामान बनता है, वहाँ आसपास में डिफेंस का ही सारा कंपनीज रहता है, और ये छोटा मोटा जो भी है। तो इस तरह का 2 कॉरिडोर भारत में है। यूपी का डिफेंस कॉरिडोर है, एक तमिलनाडु का यूपी कॉरिडोर है। तो यूपी का डिफेंस कॉरिडोर जो है 6 जिलों में फैला हुआ है। तो जिसमें क्या है कि इसमें लखनऊ है दोस्त, झांसी है, कानपुर है, अलीगढ़ है, और आगरा है, और त्रिकूट जो है ये ज़िले हैं दोस्त यहाँ पर यूपी में। और इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई है, हुसार है, और क्या है इसमें कोयम्बटूर है, तिरुचिपल्ली है, त्रिची जिसको IIT त्रिची जहाँ पे है, त्रिचुपल्ली। तो ये है दोस्त। तो कुल मिला के ये न्यूज़ तो कवर हो गया दोस्त। अगला हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो इसके लिए बोल रहा है कि स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है। इसमें क्या किया गया है कि इसमें ये जो है मोबाइल स्क्रैचेज मोबाइल स्क्रैचेज बोल के कंपनी में ये संस्था है दोस्त, ये जारी करता है। इसमें क्या है कि इसमें बोला जाता है कि बच्चों का जो लिविंग स्टाइल है, और बच्चों को जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर उसका परिवार वाले कितना केयर करते हैं, इस पर रिपोर्ट जारी किया है। तो इसमें केरला है जो टॉप मारा है दोस्त। केरला जो है एक पूरा एक में उसको मिला है 0.85 पॉइंट मिला है पूरा 1 में, तो 0.85 मिला है। और ये पूरा भारत का अगर बात करें तो भारत का इसमें पॉइंट मिला है 0.58। इसमें झारखंड जैसे राज्य जो है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार जैसे राज्य जो है, छत्तीसगढ़, ये सब पिछड़ा राज्य है। तो ये सब जो है इसमें पॉइंट बहुत कम मिला है। तो इसमें जो बच्चों का चाइल्ड लाइफ स्टाइल जो है यहाँ पर बहुत ही ख़राब है, केरला फर्स्ट मारा। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा हम लोग देखते हैं न्यूज़ कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो पहले ह्यूमन HRD जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च का जो मंत्रालय था दोस्तों, मिनिस्ट्री था, उसको अभी बदल करके क्या कर दिया गया, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो पहले क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्री था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दोस्तों कि अंग्रेजी में उच्चारण करने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया है कि प्रोनाउंसिएशन सही से कोई भी बच्चा कर सके। तो इंग्लिश प्रो नाम का ये ऐप जारी किया है दोस्तों। तो ये कौन बनाया है, EFLU एक कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ये बनाया है दोस्तों ये एप्लीकेशन को। तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप, इस पर फ्री है, और ये पूरा एप्लीकेशन फ्री में उपलब्ध है। और इसके अलावा क्या है कि पंजाब राज्य सरकार जो है दोस्तों, पंजाब राज्य सरकार ने नागरिकों को हरियाली रक्षक मतलब वहाँ का जो जनता है उसको हरियाली रक्षक माना है कि वहाँ पर ऐसा लोगों को मानेंगे, ऐसा लोगों को मतलब ये देंगे, तो ये लोग क्या करेंगे कि थोड़ा प्रोत्साहन देंगे, तो ये लोग पेड़ पौधा लगाएंगे। तो रक्षावली जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और यहाँ पर क्या है कि इसमें निगरानी रखेगा ऐप के माध्यम से कि कहाँ कौन पेड़ लगाया जा रहा है, किसको किसको पेड़ लगा के जिम्मेदारी मिला है। इसके अलावा दोस्तों कि यहाँ पर जो है एक घर घर निगरानी का ऐप लॉन्च किया था कोविड-19 को, कोविड से मतलब देखभाल के लिए पंजाब सरकार ही हाल ही में। उसके अलावा पंजाब सरकार में क्या है दोस्त कि यहाँ का जो चीफ सेक्रेटरी बनी थी, इंडिया का चीफ सेक्रेटरी बनी थी यहाँ पे, सो वो पहली महिला थी यहाँ पंजाब से, जिसका नाम बिनी महाजन था। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो इसमें क्या है, इसमें है एक थोड़ा सा लंबा ये न्यूज़ है दोस्त, इसको हम लोग करते हैं। लंबा न्यूज़ क्या है देखिए, ये बोल रहा है कि हाल ही में चीन जो है दोस्त, चीन ने ऋण चुकाने के लिए विफलता के कारण किस देश का बिजली ग्रिड को अपने नियंत्रण में ले लिया है। लाओस वो देश है दोस्त जहाँ पर चाइना इन्वेस्ट किया था, और वहाँ पर रेल के लिए और बिजली सुविधाओं के लिए रेल के लिए यहाँ पर चाइना इन्वेस्ट किया था। चाइना का जो डेप्ट पॉलिसी है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि चाइना कैसे ऋण देता है और सबको जाल में फंसाता है और वहाँ से कब्जा कर लेता है। जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट जो बनाया था इंडिया को काउंटर करने के लिए, तो वो पोर्ट भी चाइना खरीद लिया है दोस्तों श्रीलंका से, क्योंकि श्रीलंका चुका नहीं पाया उसका बिल। तो उसके बारे में हम लोग उस सबको बारे में समझेंगे कि क्या है इसको डिटेल्स में। लगभग 70 लाख आबादी वाला यह देश है जो लाओस जो है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, इसका कोर सेक्टर में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी
जो आ जाता है इसमें। और इसमें जो बहुत सारे कोर सेक्टर में जितने भी चीज़ आते हैं, ऑयल, गैस, ये सब को इसको एक चाइना का कंपनी ले लिया है, चाइना का कंपनी कब्जा कर लिया है इसमें। तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में पूरी तरह से चाइना कंट्रोल कर लिया है। तो डेप्थ ट्रैप पॉलिसी के तहत ये नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान को कर ही चुका। पाकिस्तान में सीपैक बना रहा है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, नेपाल में, म्यांमार में सीमैक बना रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो है यहाँ का जो जीडीपी है 20 बिलियन डॉलर है, ठीक है, 20 बिलियन डॉलर लाओस का जीडीपी है जहाँ पर ये हुआ है। तो यहाँ पर जो है WB के अनुसार यहाँ पर बोला जाता है कि 15 बिलियन है ऋण इसके माथे पे, लाओस के माथे पे। तो इसमें से 45% ऋण जो है चाइना दिया है दोस्त, ठीक है, रेलवे का और इलेक्ट्रिसिटी का विकास करने के लिए। उसमें से 6 बिलियन जो है दोस्त रेल के लिए है, 1 बिलियन जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो यही 1 बिलियन जो है चाइना मांगा और ये लाओस नहीं दे पाया। तो इसके कारण क्या है कि लाओस वाला बोला कि आप मेरा कोर सेक्टर आप ले लीजिए अपने कंट्रोल में, आप पैसा जो भी होगा वो आप रखिए इससे, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो जीडीपी गिर गया है दोस्त, जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण गिरा है। और यहाँ पर एक बांध था, जो बांध 2018 में टूट गया। कहा जाता है कि चाइना इसमें मतलब इसको चाइना के द्वारा कराया गया ये है कहानी, कुछ भी है न्यूज़। तो ये बांध टूट जाने की वजह से लाओस को बहुत नुकसान हुआ और बिजली प्रोड्यूस नहीं हो पाने के कारण ये चुका ही नहीं पाया 1 बिलियन डॉलर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं चुका पाया। तो क्या हुआ, चीन जो है, चीन के डिमांड में यह देश अपना कोर सेक्टर, रेलवे, बिजली, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, उर्वरक जो होता है, ये सब क्या आता है, कोर सेक्टर में आता है। तो इसका एक कोर सेक्टर जो है चीन के नेतृत्व में देने का वादा किया, ठीक है। चाइना का साउथ पावर कॉरपोरेशन कंपनी है जो वही दोस्त ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है इसको अपने कब्जे में ले लिया है। लाओस की राजधानी वियंटाइन है जो भी ये इसका, और करेंसी जो है कीप है, लाओ कीप। तो यह चर्चित मुद्दा है लाओस का। तो इसमें आ सकता है करेंसी और जो राजधानी है उसको आप देख के जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है दोस्त यह थाईलैंड, यह पूरी खबर जो है थाईलैंड का बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है और बैंकॉक पोस्ट नाम का समाचार पत्र भी है, वहाँ पर चलता है। वही समाचार पत्र में ये बात छपी। और ये समाचार पत्र क्यों छपी ये बात, इसके कारण एक और न्यूज़ है इसके पीछे। तो इसको जानते हैं दोस्त। इसके देखते ही थाईलैंड गवर्नमेंट ने चीन द्वारा बैंकॉक में की जाने वाली निवेश को रोक दिया। थाईलैंड में भी चीन इन्वेस्ट कर रहा था दोस्त, बैंकॉक शहर में। तो वहाँ पर थाईलैंड वाला ने रोक दिया। क्यों रोक दिया? इसमें भारत समेत कई देशों ने इस समस्या का निदान के लिए इस पर दबाव डाला था। किस पे दबाव डाला था? ये जो ये है थाईलैंड पे दबाव डाल रहा था भारत, अमेरिका सभी। क्यों डाल रहा था इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए दोस्त, भारत और चारों अपना पोर्ट, भारत के चारों तरफ जो है ये बना रहा था दोस्त, ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स। चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स मतलब बहुत भारत के चारों तरफ हर जगह पोर्ट का निर्माण किया था, उसी को स्ट्रिंग ऑफ पल्स बोलते हैं। तो उसके तरफ भारत को काउंटर करने के लिए बना रहा था। और इसी तरह से थाईलैंड में बनाया जा रहा था दोस्त। तो ये भारत इसका विरोध कर रहा था, मतलब इसमें दबाव डाल रहा था कि आप ऐसा ना करें। तो भारत में दोस्त जो साउथ चाइना सी जो है, यहीं पर यह जलमार्ग है दोस्त। ये जो सबसे व्यस्ततम जलमार्ग माना जाता है, इसका नाम है दोस्त स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है साउथ चाइना सी और अंडमान सी को जोड़ता है यह जलमार्ग। और भारत के कुल जीडीपी जितना ही व्यापार यहाँ से लगभग होता है सालाना, ठीक है, भारत का जितना जीडीपी है दोस्त उतना ही लगभग व्यापार यहाँ से होता है। तो बाद या जो सुंड जल संधि मार्ग है, सुंड जल संधि मार्ग भी यहीं पर है, ठीक है, जो जोड़ने का काम करता है जकार्ता और इसके बीच में, इंडोनेशिया के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का एक ऑल्टरनेटिव है दोस्त ये। तो परंतु ये दूरी क्या है एक्चुअली में, डिस्टेंस जो है ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर सुंड जल संधि मार्ग जो है, जल संधि मार्ग मतलब जो दो समुद्रों को जोड़ने वाला जगह, ठीक है। तो ये जो है दोस्त कि इसका ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, खोज रहा था चीन और यहाँ पर मिल गया ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पर ये रोड निर्माण का कार्य कर रहा था। रोड मतलब स्ट्रीट, पानी में जो स्ट्रीट होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जलमार्ग या फिर स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर 28 बिलियन डॉलर का निवेश कर रहा था दोस्त। और ये क्या है, कारा कैनाल बनवाने के लिए, लेकिन जो है यहाँ पर मना कर दिया थाईलैंड वालों ने। तो इसके पीछे कारण बताया क्या थाईलैंड वालों ने
कि ये जो है हमारा महामारी के कारण हमें पैसे नहीं हैं मेरे पास, तो हम इस पर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आप इसके लिए हम चाहते हैं कि रेल का अगर विकास हो यहाँ पर तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो अपना हाथ खींच लिया दोस्त कुछ भी कारण देके। और जो मुख्य कारण है वही यही है कि चाइना जो है सब साथ देशों के साथ ऐसा धोखेधड़ी किया है, तो इसलिए। तो कुल मिलाकर यही न्यूज़ था दोस्त। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो पूछे ही जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो चलिए दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। धन्यवाद।